नमस्कार दोस्तों, मैं अपराजिता आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ धुन से जुड़ने के लिए। आज हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। आज हमारे साथ कथक जगत की एक बहुत ही जानी मानी अदाकारा काजल शर्मा मैम प्रेजेंट हैं। उन्होंने अपने इंडिया टूर के टाइम पे हमारे लिए समय निकाला, स्पेशल टाइम निकाला, और वो भी 2 दिन के लिए टाइम निकाला। वो हमें वर्कशॉप्स देंगी, हमें बहुत सारी कथक से जुड़ी हुई टिप्स भी देने वाली हैं। और उनके साथ उनकी लॉन्ग टर्म शिष्या 10 साल से वो कथक सीख रही हैं, मिरांडा। वो यूके में रहती हैं और वो प्रोफेशन से डॉक्टर है। और उनका समर्पण देख करके कथक की तरफ मुझे बहुत ही खुशी होती है। साथ में वो पहली बार उत्तर भारत में आई है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि वो कथक को से जुड़ने के बाद इंडिया तक आई। इसके अलावा हमारे साथ धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी की डायरेक्टर अमित कौर मैम प्रेजेंट हैं, और साथ में फैकल्टी अलका यादव मैम भी। साथ में है मेरे साथ रिया उम्र में मेरे से ज़रूर कम है, लेकिन रिया मेरे लिए बहुत ही सीनियर है। वो बचपन से कथक सीख रही है, और वो अगर मुझे 5 मिनट का भी समय देती है ना कुछ सिखाने के लिए, तो वो मेरे इतना काम आता है। मैं घर जाके उसको अक्षरशः पालन करती हूँ कि रिया ने ऐसे बताया था, तो वो मेरे लिए गुरु है, जैसे मेरे लिए अलका मैम गुरु है। तो आज हम इस इंटरव्यू में बात करने वाले हैं हमारे जून में होने वाले शो की, जिसका नाम है प्रेम दीवानी मीरा। तो आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर हम क्या क्या प्रेजेंट करने वाले हैं, हम धुन के स्टूडेंट्स किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, और क्या क्या हम आपके समक्ष रख पाएंगे। तो काजल मैम, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब अलका मैम ने आपको बताया कि वो ये शो करना चाहती है, मीराबाई पे शो करना चाहती है, और मुझे लगता है 2-3 साल से इसके बारे में बात चल रही है, कोविड की वजह से कुछ डिले हो गया, तो आपको कैसा लगा और फिर आपने कैसे प्लान किया? बहुत ही एक्साइटेड, बहुत खुशी हुई सुन के कि फाइनली ये मीरा नृत्य नाटिका जो धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी की तरफ से एक इतने बड़े लेवल पे हो रहा है, उसका एक छोटा सा हिस्सा बनने का मुझे भी सौभाग्य मिलेगा। तो इस स्क्रिप्ट पे बहुत टाइम से हम लोग सुन रहे थे, काम कर रहे थे। मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, लेकिन आप लोग सब इतनी मेहनत से लगे हुए हैं, कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इतने बड़े हवन यज्ञ में मेरी भी छोटी सी एक आहुति, मैं भी हाजिरी देने के लिए आज यहाँ पे आ गई हूँ। और मैं भी अपने को बहुत प्राउड प्रिविलेज महसूस करती हूँ कि मैं भी उस इतने अच्छे बहुत मीनिंगफुल आयोजन का, क्योंकि इसका बहुत सारा इसका असर होगा आगे, जो देखेंगे उन तक ये बात जाएगी। हमारे सांस्कृतिक धरोहर की जाएगी, काव्य है, कथक नृत्य है, संगीत है, और एक मीराबाई जी की जो जीवन शैली रही है वो भी बहुत लोगों को प्रेरित करती है आस्था, भक्ति और समर्पण के लिए, जुड़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान की जड़ें हैं, धरोहर हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं। उसका एक हिस्सा बनने का मुझे भी सौभाग्य मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं जुड़ी रहूँगी मन से और आत्मा से, मैं जुड़ी रहूँगी। 9 जून को मैं यहीं पे होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं इंग्लैंड से आ सकी उस समय। बाकी आप सब लोग कोशिश नहीं, आपको आना ही चाहिए। आपको जरूर मैं पूरी कोशिश करूँगी, और बड़ी बात नहीं है कि मैं सरप्राइज भी दे दूँ आके। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी। आपने कहा कि मेरा छोटा सा रोल है, छोटा सा नहीं है। आप तो हमें इतने टाइम से सारा कुछ बता रहे हैं। नहीं, तो ये सब आपकी प्रेरणा है, आपकी प्रेरणा से ही ये सारा कुछ हम करने के लायक हुए हैं आज, कि हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। तो अभी भी लायक नहीं है, बस हाँ, बस एक कोशिश कर रहे हैं, और बस आपकी ब्लेसिंग्स जो है वो हमें हमेशा चाहिए होंगी। बिल्कुल, मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है इसके जरिए। और आज जैसे बच्चों के साथ अभी काम करेंगे हम, मुझे भी एक तरह से मेरे लिए भी एक प्रयोग है, मेरे लिए भी, मैं भी बहुत कुछ सीखूंगी इससे। और आपने इतना सुंदर लिखा है, आपने पूरा एक ढाल की तरह से आप उनके साथ हैं, हर कदम पे आप उनको सहयोग दे रही हैं। रिया अपने
व्यस्त जीवनचर्या में से उसका कितना इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टर वो इसमें प्ले करने वाली है। अपराजिता भी जुड़ी है, ऐसे धुन के सारे बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं और आपने उसके लिए संगीत का आप लोग सब इतना रिकॉर्डिंग कर रहे हो और जैसे एक त्योहार के उस तरह से चल रहा है। तो वाइब्स हैं ये, मतलब अब शुरू हो गई हैं और एक तरह से मतलब डंका बज चुका है इसका कि ये बहुत अच्छी प्रस्तुति होने वाली है और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। हो सकता है मैं आ जाऊं और आप लोग जो यहाँ पे दिल्ली में हैं उनको तो सबको ज़रूरी आना ही आना है। मिरांडा, हम लोग टिकट करा लेंगे 9 जून का। जी, तो मैम हमें ये भी बताइए, मीराबाई के बारे में बताइए, क्योंकि आजकल बच्चों को स्कूल में इतना ज़्यादा नहीं बताया जाता। जो हमारे धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है और जो बहुत ही मूल्यवान लोग हैं हमारे पास्ट में, उनके बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती। तो मीराबाई के बारे में बताइए कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं, आज के बच्चे क्या सीख सकते हैं। विषम परिस्थितियों में दृढ़ निश्चय, ये मीराबाई जी के कैरेक्टर की एक तरह से मैं कहूँगी कि उनके व्यक्तित्व की पहचान थी कि अगर परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हैं तो आप उसको करते हो, लेकिन जब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं हैं, विपरीत हैं, उसमें आप उसी दृढ़ता के साथ, उसी सोच के साथ, उसी भक्ति, उसी लगन के साथ और उस अदृश्य शक्ति को समर्पित होते हो। तो ये बहुत बड़ा उनका एक उदाहरण है मीराबाई जी का। और हिंदी काव्य तो भरा हुआ है उनकी रचनाओं से, उनकी कितनी रचनाएं। मैं भी राजस्थान का टूर किया था, जब शादी से पहले की बात है, मैं परफॉर्म करती थी हिंदुस्तान में जब मैं थी, तो मीराबाई जी का बहुत सारी रचनाएं लेके हमने राजस्थान में टूर किया था। और एक एक रचना ऐसे लगता था कि जैसे रोम में सिहरन हो जाती है ना, ऐसे ऐसे शब्द। अभी कल ही हम एक पद पे काम कर रहे थे, अलका जी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, ड्यूटी दी थी कि उस पे थोड़ा सा सोचें। तो इतना गूढ़ उसका मतलब, काव्य इतना सुंदर कि मैंने सोचा कि मैं इस पद को अपने लिए भी मैं कभी करने के लिए लूँगी। ऐसा मीराबाई जी का सृजन है उनका। और बाकी जिन्होंने लिखा है आप उनसे पूछें, इनको तो बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में जानकारी है। बाकी सती प्रथा के लिए भी उन्होंने नारी शक्ति के लिए तो नारी शक्ति के लिए सांस्कृतिक चेतना उन्होंने लेके आई। नारी शक्ति में थी ना मीरा तो, और जाति भेद भी कितनी कुरीतियां थी। हाँ, अभी की तरह उनको फ्रीडम नहीं थी, कितनी वो जकड़ी हुई थी कुरीतियों में और अपने पारिवारिक नियमों में। उससे निकल के उन्होंने समाज के लिए काम किया। नारी शक्ति जैसे आप कह रहे हैं। हाँ, तभी तो एक मतलब उन्होंने मोहम्मदन जो अकबर थे उनको तक ये इसके लिए प्रेरित कर दिया था कि वो उनका गाना सुनने के लिए आए। उनके जो पद थे, तानसेन से उन्होंने कहा था कि मैं भी सुनना चाहता हूँ। तो तानसेन ने उनसे कहा अकबर जी से कि बेशक आप राजा हैं, पर जो मीरा है वो आपके लिए नहीं गाएंगी, भक्ति वो सिर्फ कृष्ण के लिए गाती हैं। अगर आप चाहते हैं वो इधर नहीं आएंगी, तो आप भेष बदल के चलिए सुनने के लिए। क्या बात। तो राजा अकबर जो है भेष बदल कर आए थे उनका गाना सुनने के लिए, और बिल्कुल ऐसे पब्लिक के बीच में बैठ गए और उनका गाना सुना। और बाद में उनके मुंह से खुद ही एकदम सुभान अल्लाह करके ऐसे निकला। तो ये भी एक एग्जांपल है कि जो नवरत्न की जो माला थी उनकी, वो मीरा जी को भेंट करनी चाहिए। तो मीरा जी ने कहा कि ये मुझे नहीं, अगर आपको करना है तो मेरे कृष्ण को दीजिए। पूरी तरह समर्पित। हाँ, पूरी तरह से। ये एक तरह से एक और भी चोट है ये समाज की उन कुरीतियों पे, जो कहते हैं ना, हम मेरी हिंदी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हाँ मुझे गर्व है अपनी हिंदी पे। चाटुकारिता जी से परे, कि उनको लोभ लालच नहीं था कि बादशाह अगर मुझे बुलाएंगे तो मेरा नाम होगा या मेरे को ऐसा होगा। हाँ, उनसे सबसे परे थी
यानी मतलब एक तरह से दिव्य आत्मा थी जिनको सब संसार की चीजों से जाति मतलब प्रथा- नहीं था। जाति प्रथा जाति प्रथा उनके के गुरु, ऊपर। रैदास जी, हम्म, शेड्यूल कास्ट थे। उनको उन्होंने गुरु माना, आदर दिया, सम्मान आदर दिया। दिया। अब संगीत के लिए ले लीजिए, जहाँ मुगल काल में संगीत को दफना दिया गया था, अकबर के काल में तो काफी कुछ बाहर आया, तानसेन थे राजघरानों में, और वो चाटुकारिता का ही चैप्टर चल रहा था। उस समय में वो नृत्य भी करती थी, पारंपरिक शिक्षा ली हुई थी मीरा जी ने, साहित्य के साथ गायन एवं नृत्य की। क्योंकि तभी तो उनकी बंदिशें गाने में वो इतनी राग सहज में हैं, है, राग में है। राग में है, और वो जो छंद हैं वो कैसे एकदम ताल में फिट हो जाते हैं। जहाँ सब बंद थे वहाँ उन्होंने खुल के मंदिरों में गाया हम्म। और नृत्य किया। कितनी कितनी उनमें एक शक्ति रही होगी कि लड़ने की। अब लक्ष्मीबाई जी against थी, the उन्होंने odds। तलवार परिवार के अगेंस्ट आने की। odds। नहीं, परिवार के विपरीत वो कभी नहीं गई। मतलब परिवार के विपरीत, कुरीतियों के विपरीत। कुरीतियों के विपरीत गई। कुरीतियों परिवार के। में तो उन्होंने हर तरह से सहयोग किया। तो जब कुछ उनको लोगों में बोला जाता था कि आपको ये परफॉर्म नहीं करना है या संगीत को दबाया जा रहा है, उस टाइम पे जब वो गा पाती थी तो ये कुरीति होगी ना, जी। ये गलत बात होगी। तो उन्होंने गलत चीजों का विरोध किया, परिवार का विरोध कभी नहीं किया। तो रिश्तों और में अपने उन्होंने माता कोई पिता की वो यहाँ नहीं तो वो रखा कि वहाँ जैसे शिक्षा सम्मान मिली थी। में और उनके मान सम्मान में उन्होंने कोई कसर नहीं वो छोड़ी। राजघराने की थी ना, तो उनकी सास वगैरह को ये लगता था कि ये हमारा अपमान हो रहा है कि ये मंदिरों में बाहर गा रही, इनको अंदर रहना चाहिए राजमहल में। हाँ, तो तो उसको ये भी है। उन्होंने हाँ, संभाला। कुरीतियों को और बुरी चीज को, गलत चीज का विरोध किया उन्होंने। और रानी लक्ष्मीबाई जैसे थी, उन्होंने तलवार से बुराई को मारा। इनका कलम प्रेम से, कलम से, प्रेम से, प्रेम से, इन- भक्ति ये से। बहुत अच्छी प्रेम बात और है। भक्ति से। प्रेम भक्ति से। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही भक्ति है। हाँ, क्योंकि जब आप प्रेम करते से, हैं तो हाँ, आप जिसको भी वही प्रेम भावना करते है हैं। आपके अंदर। अगर आप मैं उसमें आपको- झगड़ा नहीं कर सकते। प्रेम है तो आपको सब भी, कुछ। प्रेम करती हूँ मान लो, तो आपकी इज्जत में जो भी कुछ मैं करूँगी वही बिल्कुल। क्रिया भक्ति है। स्थायी भाव तो प्रेम हुआ ना। तो उन्होंने प्रेम को अपना हथियार बनाया, और देखिए मूक रहकर सबसे कम उम्र में मोक्ष पाया। द्वारिका जब मंदिर में पहुंच जाते हैं, वहां पर विक्रम दोबारा आते हैं कि वहां सब सूखा पड़ गया है। अब जहाँ भक्तों का अपमान होता है तो वहां तो कैसे चीजें निकल कर आएगी। तो सूखा पड़ गया, फसल नहीं रही, भूखमरी हो गई। तो वहां के जो पंडित लोग थे, पुरोहित लोग, फिर विक्रम ने उनको भेजा कि आपकी बात वो टालेंगे नहीं। पुरोहित ने कहा कि हम जान दे देंगे, नहीं तो आप चलिए। तब उनको क्रोध आया कि सारे बंधनों से मुक्त कर कर फिर बांध रहे हो मुझे। और एक ही बार क्रोध आया, भागे चले आए लेने। सिद्धांत पे पक्की थी। भगवान कृष्ण भागे चले आए आपको लेने के लिए, सिर्फ एक बार उन्हें अपनी उम्र में प्रेम की कटार से, अद्वितीय। प्रेम से उन्होंने सारी बुराइयों को खत्म कर दिया मुगल काल में। तो वो नारी संत मीरा, हाँ। ऐसी कई मीराओं की जरूरत है आज। इसीलिए शायद ये और मुझे मेरी एक गायन की मेरी गुरु है, अब तो नहीं है इस संसार में, वी प्रेम कुमारी दासू जी, दयाल बाग में जब मैं मेरी भी गुरु रही हाँ। हैं वो। तो उनसे मैं बहुत, उनके आदर्शों पे मैं बहुत कुछ चलती हूँ। दूसरी तरफ तो हम संस्कार पर हम लोग धुन, जैसा कि आपको पता है, हम लोग काम कर रहे थे। तो उनसे लेक्चर लेने के लिए मैंने कहा, हम लोग डरते भी थे, आपको पता ही है। हाँ, थोड़ा सा सम्मान से और हाँ, इज्जत उनको डर देके। लगता था हाँ। उनसे। फिर भी मैंने हिम्मत करके कहा कि मैम हम ऐसा काम करना चाहते हैं और आप हमें यदि, तो उन्होंने कहा अभी फोन रखो। हमें लगा कि हमने शायद गलत कह दिया। 3 दिन बाद उनका फोन आया और 3 घंटे उन्होंने हमको लेक्चर दिया। बताया क्या सब। बड़ी बात है। और सबसे पहले उन्होंने कहा सारी चीजें छोड़ के उपनिषद पढ़ना शुरू कर दो, और 3 घंटे, वेद पढ़ो, 3 दिन, उपनिषद पढ़ो, उसके बाद इसके ऊपर काम करो। क्या बात। 3 घंटे 3 दिन उन्होंने हमें बताया। और लास्ट में बोला कि मैं अभी तुम्हारे लिए इतना काफी है, बहुत अच्छा काम कर रही हो और तुम कर पाओगी, लेकिन अब मुझे फोन मत करना और अपना काम करना। और एक चीज याद रखो, धुन चला रही हो वहां पर
भक्तिमय डांस ड्रामा करते रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, उपनिषदों की मदद लो। तो तभी से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने उन्हीं के निर्देशन में कृष्ण लीला, शकुंतला, हाँ वो बहुत करती वासक हैं। सज्जा, हाँ जी, सब जितनी नृत्य नाटिकाएं की ना, उसमें मेन कैरेक्टर होता था बाल रूप, बाल कृष्ण और शकुंतला के बेटे भरत जी जी। और बुद्ध के बेटे राहुल, उन सब का जो चरित्र निभाया वो प्रेम कुमारी दासू जी के निर्देशन में ही किया था। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई तो शकुंतला में उसका बेटा ना बन के खुद शकुंतला बनी थी। वासक सज्जा, बहुत सारे मेरे ख्याल से 10-12 साल में मैंने ऐसे 10-12 नृत्य नाटिका उन्हीं के निर्देशन में किए, और सबका कोई ना कोई मैसेज भक्ति के रूप में जाता था कि समाज के कल्याण के लिए कोई मैसेज जाता था कि सिद्धांत, अनुशासन, भक्ति, प्रेम, निष्काम भाव से करना, जो हमारे इतिहास भरा हुआ है जिन चीज़ों से, महात्मा बुद्ध, राजा दुष्यंत, कितने वो सब यही उन्हीं के उन्होंने अंदर कहा में कि किया। थोड़ा थोड़ा आप इस तरफ पढ़ो और करो। तो उन्हीं की प्रेरणा से उन्हीं की आपने ये प्रेरणा किया से है। मैंने सोचा, मीरा, फिर इन सब चीज़ों को सोचकर कृष्ण मेरे भी बहुत प्रिय रहे हैं बचपन से, तो मीरा का निर्णय लिया। शायद कथक में मेरा जुड़ना भी कृष्ण जी की वजह से हुआ। और मैं आपसे कल कह रही थी कि मैं आपको एक किस्सा बताऊंगी, तो ये शायद सही समय है, सभी दर्शकों को भी मैं पहली बार ये बता रही हूँ। बचपन का एक किस्सा है। मेरे पिताजी एक्साइज इंस्पेक्टर होते थे, तो वो पोस्टिंग जॉब था। हम लोग छोटे छोटे होते थे, तो कभी हमारे डैडी पापा हमारे महीने में आते थे, कभी 2 महीने में आते थे। तो एक कृष्ण जी की बाल, जो उनका लड्डू गोपाल हैं, उनकी एक तस्वीर दीवार पे होती थी, और उस तस्वीर से हमारे पापा आके, पिताजी आके, हाथ में उनके एक्चुअली लड्डू होते थे, वो छुपा के रखते थे और हमसे कहते थे आंखें बंद करो, और वो तस्वीर की तरफ कहते थे लड्डू गोपाल, मेरा घर का नाम डॉली था, डॉली को लड्डू दे दो। तो जैसे समाता ना, ता धा, तो लड्डू दे दो, और लड्डू दे दो पे मेरी आंखें खुलती थी और मेरे पिताजी हाथ में लड्डू रख देते थे। तो मैं पहला धन्यवाद कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को करती थी कि मेरे को लड्डू मिल गया। अपने लड्डू गोपाल जी तो लड्डू गोपाल जी से एकदम लड्डू मिल जाता था मुझे। वहां से बचपन से मेरा ये कनेक्शन, एक सिलसिला, एक तार जुड़ गया कि ये मेरी बात सुनते हैं। ऐसे मुझे लगा ये मेरी बात सुनते हैं, ये मेरी बात हमेशा सुनेंगे। तो आज मैं बहुत एक सीक्रेट बता रही हूँ कि जो जो मैंने मांगा कृष्ण जी से, शायद वो सब मिला, और वो सिलसिला अभी भी चालू है। माता पिता कैसे अपने खेल में संस्कार बड़ी डालते हैं। चीज आपको समझा रहे मन में हमेशा बसे रहते हैं, और मेरे घर में भी हैं लड्डू गोपाल जी। कहने का मतलब है कि आस्था, विश्वास, हम मान्यताएं, ये अगर सार्थक हैं, क्रिएटिव हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये आपको आगे बढ़ाती हैं। इनको दूसरी तरफ से ना लेके, किसी चीज़ के अच्छे के लिए, आपने किसी की मदद की, आपने किसी को सिखाया, कुछ दान किया, कुछ आपने अच्छा काम किया, अभी आप अच्छा काम 9 जून को जैसे करने जा रहे हो, इन सब चीज़ों के लिए आप एक तरह से सामाजिक उत्थान कर रहे हो। आप कुछ कहना चाहोगे? आपने कुछ सीखा मीरा के लिए कि कैसे प्रिपरेशन होती है यहाँ पे इंडिया में? आपने हैव यू नोटिस हाउ दे हैव बीन प्लानिंग फॉर एन इवेंट? सी हाउ मच in advance they have to get prepared. Script, music, layers by layers, step by steps. You have been learning How this. did you like India? Have you been enjoying your time so far? Yeah, no, it's been amazing. So I mean, I've been to India lots of times before, but to Kerala, to the south, so that's where my mum's from. And so this was my first time in the north of India. So very different flavour, different. But no, it's been amazing, and everyone's been so welcoming. Yes, and yes, full of love. very grateful for the experience. Or
आपका रिया, आपका मीरा की जर्नी जो आप एक अमीन के साथ हाँ, आप एक एक कदम जो रख रहे हो 9 जून की तरफ, उसके बारे में आप बताओ, कुछ शेयर करो हमसे। सबसे पहले तो यही है कि मीरा करने के लिए पहले मीरा जी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जब से भी बड़े हुए हम अपनी पर्सनालिटी को अपने अंदर लेके चलते हैं। तो कोई भी रोल प्ले करने के लिए पहले तो मेरा अभी तक का काम यही चल रहा है कि मैं अपने आप को ख़त्म करके पहले उनको ढालूं। अपने अंदर ले पाऊँ कि वो कैसा सोचेंगे। बिल्कुल। क्योंकि अभी तक सारे एक्सप्रेशन, सारे भाव कभी भी जब भी करें हमेशा वैसा ही करें कि आपको सुन के कैसा लग रहा है आप उसको प्रेजेंट करो। तो मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जब मुझे वो नहीं प्रेजेंट करना जो मुझे फील हो रहा है। जैसा पहले उन्होंने करा उनको था। कैसा फील हुआ होगा ये सोचकर, ये समझकर, और फिर मुझे बहुत उस मुश्किल चीज़ काम को है ये। सामने रखना। तो अभी तक का काम उस पे ही चल रहा है। मैं शुरू में तो बहुत ज़्यादा मतलब करने के लिए मैं सारी चीज़ें रख रही थी कि कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं सुबह से जा रही हूँ, रात को आ रही हूँ, मेरे पास मैं टाइम नहीं दे पाऊँगी आपके जॉब की वजह से। बट मैम ने फिर बोला कि नहीं करना तो है अब तुम नहीं Choice कैसे नहीं है, करना करना ही चॉइस तो नहीं है। तो आज से करना तो है। रिया का नाम हम मीरा रख देते हैं ताकि आप मीरा की ही भावना में बहते रहो, आपको महसूस हो कि आप मीरा हो। हमने आज से नामकरण मीरा कर दिया है। आपका नाम लिया आज से मीरा। रिया मीरा। हाँ, ठीक है, आपको सोचने में शायद थोड़ी सी आसानी हो उससे। जैसे रिया ने की प्रॉब्लम है कि वो उसको जॉब भी देखनी है, प्रिपरेशन देखनी है। तो मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि आप इतने सारे बच्चों को तैयार करवा रहे हैं और किसी के एग्जाम्स चल रहे हैं, कोई अपनी जॉब में फंसा है, किसी के पेरेंट्स नहीं आने दे रहे हैं, तो आप पूरा शो कोरियोग्राफ कर रहे हैं और ये सारी परेशानियां जो बड़ी भी हो सकती हैं, तो आपको क्या मोटिवेट करता है कि हाँ मैं ये टैकल कर लूँगी? कृष्णा जी पे विश्वास। अगर उन्होंने आदेश दिया है पूरा तो होना ही है। हमने ये सोचना है अगर यहाँ परेशानी है यानी कि मेरा रास्ता थोड़ा गलत है, मुझे चेंज करना चाहिए। फिर मैं दूसरी तरह से सोचती हूँ, अगर बच्चा परेशान है तो उसकी समस्या समझने की एक छोटी सी कोशिश करती हूँ बहुत कि अच्छा। उसको उसकी तरह से, क्योंकि मेरे प्रति उसका प्यार और विश्वास बने रहना बहुत ज़रूरी है शो के लिए। अगर वो मैंने खो दिया तो मैं शायद उनसे काम उसको नहीं सजा नहीं लगे, उसको अपने सजा। लिए परेशानी नहीं लगे, उसको लगे कि तो उनको उनकी तरह से भी मैं कंसीडर करके चल रही हूँ। ठीक है, तुम्हारी तरह से, फिर मेरी तरह से होना चाहिए। तो वो मुझे कमिट कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि मार्च में मेरे पेपर खत्म है तो आप हमें छोड़ दीजिए। मैंने कहा छोड़ दिया, मार्च के बाद वो आपका। कभी नरम कभी गरम। तो मार्च के बाद फिर मैंने कहा मेरा, फिर आप नहीं रहोगे। तो वो कहते हैं कि ये ठीक है, तो बस ऐसे थोड़ा क्योंकि थोड़ा सामूहिक कोशिश- प्रस्तुति में सबका बहुत बड़ा सहयोग रहना जरूरी है। एकल में तो आप अपने तरफ से मेहनत कर 10 सकते हो, जब बातों आपके का मानना स्टूडेंट्स पड़ता है। करते हैं तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। 10 बातें उनकी माननी होती हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो पेरेंट्स हैं। फिर एक अपनी रखनी होती है। वही लोहार की 100 सुनार की एक लोहार। हाँ, वो मैं पहले ही कह देती ठेकी हूँ। डेम बोला है। ये भी टिप है टीचर्स के लिए। ये जो टीचर्स सुन रहे हैं उनके लिए भी टिप है ये कि रिया तो बहुत अच्छे से समझ गई है। जब मैं उसकी 10 बातें सुन रही होती हूँ तो वो उसका थैंक्स नहीं मुझे करती और वो ये सोचती है कि ये एक कौन सी आने वाली है मेरे ऊपर। वो जो सम आने वाला है धा, तो ये धा 9 तो जून वो को आएगा। ऑलवेज ये सोचती है कि वो सम कहाँ आने वाला है। जैसे बड़े बच्चे हैं ये समझ गए हैं इस बात को, तो उन्होंने तो बातें ही रखनी एक तरह से खत्म कर दी है कि अंत में जब हमको तो यहाँ पे ये करना है। हिंदुस्तान में जैसे आप कोई कार्यक्रम करते हैं, उस रिहर्सल्स के दौरान आपके सामने समस्या आती है पेरेंट्स की तरफ से कि एग्जाम है बेसिकली, और किस तरह की समस्या आती है? तब मैं बताऊंगी कि इंग्लैंड में हमें क्या समस्या आती है शॉर्ट में। सबसे पहले तो एग्जाम ही और पढ़ाई और जॉब यही मैटर रहते हैं। मतलब एजुकेशन हाँ। से ही कनेक्टेड है। एजुकेशन से रहते हैं। कुछ लोगों को शायद हम ये बात समझा नहीं पाते
कि और सामाजिक चीज़ों से ज़्यादा समाज के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर है। तो वो बर्थडे, शादी, पार्टी, इनको एक ज़रूरत समाज की समझ करके इधर से उधर चले जाते हैं। ये समस्या है यहाँ पर। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे ही है ना कि जब कुछ कमिट नहीं कर पाते हैं तो एक्सक्यूजेस क्या क्या होते हैं। उसमें होता है कि फ्रेंड के यहाँ स्लीप ओवर, जो कि सबसे ज़्यादा अनोइंग लगती है चीज़। हमने कभी किसी फ्रेंड के यहाँ स्लीप ओवर नहीं किया था। हमको भी नहीं परमिशन थी। स्पेशली क्लास मिस करो इसलिए स्लीप ओवर तो और भी ज़्यादा प्रोहिबिटेड। अच्छा, मम्मी कहती थी कि तुम कथक में जितना समय देना है, जितना नाच में टाइम देना है दो, रियाज करो, मेहनत करो, पढ़ाई में कोई कसर नहीं होनी चाहिए, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि हम कई कल रात को प्रोग्राम था तो आज सुबह स्कूल नहीं जाएंगे। अगर आसपास के छोटे छोटे जिलों में जैसे मैं जाती थी परफॉर्म करने, तो रोडवेज की बसेस होती हैं उस समय, आजकल तो लग्जरी बसेस होती हैं, उस समय तो सब मतलब ऐसा था कि रास्ते भी इतने अच्छे नहीं थे, जो भी कंडीशंस थी, स्कूल बैग साथ में रहता था। रात को भी जर्नी करके आ रहे हैं, वो इंग्लिश की किताब सामने है क्योंकि इंग्लिश का कल ऐसे है, तो मम्मी के कंधे में गोदी में ऐसे सर रख के सो गई। जब उठी तो मम्मी ने कहा ये हाँ यहाँ पे चैप्टर था तुम्हारा, ये पढ़ रही थी। आपकी मम्मी का तो बहुत सहयोग था आपके साथ। हाँ, और उनमें ना सकारात्मक ऊर्जा इतनी ज़्यादा थी। मैं जब लास्ट टाइम मिली तो उन्होंने मुझे बुलाया और हाथों का जो स्पर्श दिया, मतलब जो मैंने फील किया वो मैं शायद शब्दों में कह नहीं पाऊंगी। उन्होंने ही मुझे कहा था कि तुम इंग्लैंड में जो भी कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, अच्छा कर रही होगी, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा करती हुई गई थी। उसका मुझे बहुत खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। मुझे खुशी होगी जब तुम हिंदुस्तान आके कुछ काम करोगी। और यहाँ आके काम करने का मतलब मेरे लिए सिर्फ मेरा तीर्थ है, कथक तीर्थ का नाम देती हूँ मैं इन लोगों को। जब मैं कहती हूँ कि मैं इंडिया जा रही हूँ, चलना है, कहाँ? मेरा पिलग्रिमेज है कथक का, हिंदुस्तान। मैं वहाँ पे कोई और पर्पस के लिए नहीं जा रही हूँ, सिर्फ फोकस है। महाराज जी ने भी कहा तू यहाँ आके थोड़ा सा कर, थोड़ा कर, वही दान, जैसे हमें जो भी आता है, जो भी हम कर सकते हैं। तो उनका, मम्मी का और महाराज जी का यही कहना था, इसीलिए मैं आ पाती हूँ। बाकी मैं वो कह रही थी कि जो स्टूडेंट्स एक्सक्यूजेस देते हैं, पैर में मोच आ गई है, पेट नहीं ठीक है, सर दर्द हो रहा है, ये छोटे छोटे बच्चों के एक्सक्यूजेस होते हैं। और स्लीप ओवर का तो बताया, और एग्ज़ाम है, ओपन डेज होते हैं, स्कूल ओपन डेज, बर्थडे पार्टीज हैं, वेडिंग फंक्शंस हैं, जाना पड़ रहा है, ये है वो है। और कुछ कई बार कुछ कहते हैं कि सोते रह गए थे, नहीं आ पाए। सच कोशिश करते हैं अनुशासन में लाने की और सब काम करने की। जी, तो आपको लगता है कि हमारा इंडिया कुछ वेस्टर्नाइज होता जा रहा है और यूके में, यूएस में, वहाँ पे कुछ इंडियन वैल्यूज, पीस, एक शांति की तरफ लोग जा रहे हैं और हमारे कल्चर को अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया में कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। और आप बहुत अच्छी बात कह रहे हो। ये फैक्ट है कि जो चीज़ जहाँ पे नहीं होती है उसके लिए क्रेज होता है, क्यूरोसिटी होती है। जब हम यहाँ पे होते हैं तो बाहर का लगता है, वहाँ होते हैं तो यहाँ का लगता है। लेकिन जहाँ तक एक कल्चरल चेंजेस हैं या एक तरह से मॉडर्न मूवमेंट कहेंगे, तो वो तो वहाँ वेस्ट है ही। यहाँ वेस्टर्न ज़्यादा देखने को मिलता है आजकल। लेकिन मैं कुछ लोग वेरी रेयरली रूटेड जो हैं, जिनका संबंध यहाँ की जड़ों के साथ रहा है। अब महाराज जी से किसी ने वर्कशॉप में सीखा तो उसका एक लेवल अलग होगा, और हमने यहाँ पे महाराज जी के चरणों में रह के सीखा। 40 साल उनको देखा, उनको नाचते हुए, उठते बैठते, उनके सामने हम बड़े हुए। हमारी रूट्स फर्क हैं। तो इस बात का मतलब मैं हम्बली एक तरह से क्रेडिट लेना चाहती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वहाँ पे, मैं जड़ों से जुड़ के कर रही हूँ।
ऐसे और भी कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तानी जड़ों से जुड़े हैं, वो कर रहे हैं। बाकी तो मॉडर्न जिंदाबाद। सभी लोग एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जिसका कि ना कोई सर ना कोई पैर। और मजाक मजाक में हम कहते हैं ऐसे कि मैं ये नहीं बताऊंगी कौन कहते हैं, कुछ हम कहते हैं कि कथक में 3 घराना होते हैं, जैसे मानते हैं रायगढ़ घराना चौथा है। हर एक घराने की अपनी खूबसूरती है, एक महक है, जैसे फूलों का गुलदस्ता होता है। जयपुर में कुछ बात, लखनऊ में कुछ, बनारस में कुछ, रायगढ़ में कुछ, मिल के कथक को सब संभालते हैं। लेकिन एक घराना ऐसा शुरू हुआ है जो वो फूल के गुलदस्ते में फिट नहीं होता, वो है कुछ भी कहीं भी घराना, जो हमें इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत देखने को मिलता है। वो तौबा तौबा तौबा, वो घराना आजकल बहुत पनप रहा है। कुछ भी घराना, कहीं भी घराना, कुछ भी कैसा भी घराना, तो वो बहुत पनप रहा है। किसी भी घर चले जाए, कुछ भी घराना, कुछ भी करो घराना, कुछ भी कैसा भी घराना, तो वहाँ तक मतलब सबको उससे थोड़ा बचना चाहिए। और जितने हमारे महान गुरु, उनकी परंपरा, मैं कहती हूँ यूट्यूब में अगर आप एक किसी महान कलाकार का वीडियो देख लो ना, आप 100 बार देखोगे, आपको उसमें 100 चीजें नई नई हर एक बार दिखाई देगी। पुराने लोगों का आप वीडियो लेके शुरू करो, देखो तो आपको मतलब भरा हुआ है। अगर यूट्यूब का ही सहारा लेना है तो मेरी तो रिक्वेस्ट है सबसे कि अपना शुद्ध देसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत, वो अमर है, अजर है और वो अमूल्य है। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ये शो देखने लोग क्यों आए? जैसे हम बात कर रहे हैं कि कुछ भी घराना, तो अभी सबको ये लगने लगा है कि क्लासिकल बोरिंग है। मतलब मैं अपने आसपास जो लोगों को देखती हूँ, तो हर किसी के मन में एक सेंस आता है कि नहीं मुझे ये शो क्यों देखना है, या नहीं मुझे क्लासिकल डांस क्यों देखना है। और हर कोई मॉडर्नाइज हो रहा है, इस तरफ आ नहीं रहा है। तो हम इस आर्ट को रेलेवेंट कैसे रखें? लोगों के मन में ये कैसे इंटरेस्ट लेकर के आए कि उन्हें मीरा का शो देखना है, उन्हें क्लासिकल सीखना है, उन्हें उसमें नहीं जाना है, भागदौड़ में नहीं जाना है। तो रेलेवेंस ये एक प्रोसेस है, ये एक जर्नी है जो कि किसी एक इवेंट से नहीं हासिल हो पाती है। तो लगातार मैं समझती हूँ कि मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस हुआ इस विजिट में, क्लासिकल कॉन्सर्ट्स में मैं थी और देखा कि हर जगह भरा हुआ था हॉल, हर एक जगह। तो ऑडियंस है। अभी वसंतोत्सव का इतना बड़ा शो हुआ, महाराज जी की संस्था वसंतोत्सव का, बैठने के लिए जगह नहीं थी। आर्टिस्ट भी खड़े ही हुए थे। हाँ, जाकिर हुसैन जी, हम लोग जाकिर भाई बोलते हैं बचपन से, तो उन्होंने स्टेज पे भी, मंच पे भी दर्शकों को बैठने की परमिशन दे दी थी। इतना मतलब भरा था। और वहाँ ये कहा गया कि देखो, शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए अगर लोग इतनी देर तक ऐसे भरे तो कुछ तो जादू होगा ना, कुछ तो बात होगी। मेरे ख्याल से हम हर एक टीचर की क्लास में जो बच्चे हैं वहाँ से मैसेज जाना चाहिए। ये नेटवर्क है, ये जैसे पेड़ की शाखाएं निकलती है ना, हर शाखा का एक अपना रोल होता है कि उस पे भी पुष्प आए, उस पे भी फल आए। तो हर शाखा में अगर पुष्प आने लगेंगे, महाराज जी कहते थे ये बीज लो, अपना जाके वृक्ष लगाओ, इसमें फल आए, इसमें फूल आए, उसको सींचो। तो हर अगर धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी, कितने सारे आप लोग बच्चों को सिखा रहे हैं। एक एक बच्चा एक एक बीज लेके जाता है अपने घर, वो बात करता है, ऐसे करके वो शायद चीज पनपेगी, उसकी खुशबू फैलेगी। और सिर्फ एक के करने से नहीं होगा। और पेरेंट्स को चाहिए कि इस चीज को समझें, सराहें और सहयोग दें अपने कल्चर को। हमारा अपना कल्चर क्या, किसी ने कोई मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम सब हिंदुस्तानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी आर्ट को बचा के रखें, अपने कल्चर को बचा के रखें, संस्कारों को आगे बढ़ाएं। अगर हम ही नहीं वैल्यू देंगे तो क्या होगा। मैं किसी वर्कशॉप में गई, साड़ी में थी, तो मुझसे किसी ने कहा कि अरे वो सीखने वाले वो जीन्स वगैरह में सब आए थे। तो उन्होंने कहा हमने सोचा आप इंग्लैंड से आई, आप तो जीन्स पहन के आई होगी। तो ये जो एक
विचारधारा है ना कि जीन्स में आप मॉडर्न हैं, साड़ी में आप बैकवर्ड हैं, वो बदलने की ज़रूरत है, वो सोचने की ज़रूरत है क्या है। मुझे लगता है साड़ी दुनिया का सबसे सुंदर वस्त्र है। मैं तो नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ तो इंडियन कल्चर के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों पे वैल्यू करती हूँ, देखती हूँ। और कुछ लोग कहते हैं मानसिक स्तर मुझे ऐसा लगता है, हाँ, परिपक्वता, उसकी वजह से ये फर्क नहीं। और कुछ लोग ये भी नहीं मानते हैं अलका जी कि शास्त्रीय नृत्यों के द्वारा आप हिंदुस्तानी संस्कृति की बात करते हो। कुछ कहते नहीं, दिस इज फिजिकल आर्ट, हाथ उठाओ, ये करो, वो करो, ये हो गया बस, दिस इज लाइक वार्म अप, कूल डाउन। नहीं नहीं, आप कृष्ण की बांसुरी अगर बना के खड़े हो रहे हो तो आपको पहले कृष्ण की भक्ति आनी चाहिए। आप बांसुरी वो एक वुडन स्टिक नहीं है कि आपने एक पोज दे दिया, बल्ले के खड़े हो गए। कैसे खींचते हैं उसमें, कैसे सांस भरते हैं। वो बांसुरी कितनी प्रिय थी कान्हा को, वो उसको बजाते थे तो वो देखते थे वो लय के साथ कैसे नजर जाएगी। ये सब संस्कारों से जाता है। तो समय को देखते हुए हमारी बातों का तो अंत हो ही नहीं सकता, इतनी सारे क्वेश्चंस मेरे मन में आ रहे हैं, लेकिन हमें आगे भी वर्कशॉप को बढ़ाना है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जून में हमारा शो होने वाला है प्रेम दीवानी मीरा, 9 जून को होगा, तो आप सब वहाँ पर ज़रूर आए। कमानी ऑडिटोरियम में, कमानी ऑडिटोरियम में हम ये करने वाले हैं। उस मंच पे काजल मैम ने भी परफॉर्म किया है। एक ऐसे मंच पे हम तो कुछ भी अभी नहीं जानते, हमें भी मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने बच्चों को भी ये बात समझाइए कि इस अपॉर्चुनिटी को समझें और आगे तक जाएं। थैंक यू।